व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और भाई बहुत समय के बाद आज एक लेक्चर आया है और ये लेक्चर होने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का, जो कि पीपल एज रिसोर्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से करेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, बिल्कुल कोई लोड नहीं लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से इतनी आसान भाषा में चैप्टर तुमको पढ़ाऊंगा कि तुमको मजा आ जाएगा कि भाई ये भी ऐसा भी हो सकता है क्या, इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या, क्योंकि हम मस्ती मजाक तो करते हैं। तो जब हम हिस्ट्री के अंदर हंसी मजाक कर सकते हैं, मतलब तुम सोचो कहां फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना खतरनाक चैप्टर, कहां हमने उसको मस्ती मजाक करके बिल्कुल पेल दिया बहुत जोर से। वैसे इस चैप्टर का तो बहुत ही इजी, वैसे बहुत चैप्टर इजी है ये, अगर तुम इसको खुद रीड करोगे खुद समझ जाओगे, कुछ है नहीं इसमें करने सा। बट फिर भी इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही जल्दी आसानी से समझ लेंगे कि चैप्टर क्या है। पर मेरे पढ़ाने का तरीका तुमको पता है कि भाई तुमको क्या करना होता है। पहले तो देखो, सुनने से मैं तुमको गारंटीड बताता हूं कि तुमको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। पर अगर तुमको एग्जाम में वो नंबर चाहिए तो नंबर के लिए तुमको हर स्लाइड को पॉज करके स्लाइड्स रीड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तुम्हारा 10-20 सेकंड का समय लगेगा, बट वो तुम्हारी एफिशिएंसी 5 से 6 गुना कर देगा। तो मेक श्योर कि तुम चैप्टर को जो स्लाइड में बता रहा हूं उसको रीड कर लो, और इसको एक बार इसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना, फिर तुम समझ जाओ कि भैया 90% 95% तुमको चैप्टर पूरा आता है। बाकी तुम कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना तो उससे आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ इतना काम कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। पहले तो भाई हैंड रिटन नोट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया पढ़ ले को, और मुझे भी पर्सनल अकाउंट को भी, तो भी जाके फटाफट फॉलो कर लो। ठीक है, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज आती रहती है। उसके अलावा बेस्ट मटेरियल तुम्हें पढ़ ले पर देखने को मिल जाएगा, और साथ में क्विज वगैरह का कंटेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर भाई मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि देखो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप का ये जो वीडियो ना, अभी मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये देख लो, टाइम देख लो, ये रात के 1:37 पे शूट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तुम मेक श्योर कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो। भाई सबको बताओ कि भाई एक ऐसा चैनल है जिसपे 9वीं कक्षा को हंसी मजाक में निकाल दिया जाता है और पता भी नहीं चलता कैसे काम होता है। हालांकि पढ़ ले नाम काफी सारे लोगों ने सुना होगा, बट स्टिल ठीक है, इस चैनल पे हमको 50,000 सब्सक्राइबर्स फटाफट हिट करने हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। चैप्टर नाम है चैप्टर का पीपल एज रिसोर्स। भाई रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज जो कि हमारा काम या तो आसान करे या फिर हमको कोई चीज दे, मतलब कोई बेनिफिट दे, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। भाई जैसे कि कैमरा है, तो कैमरा मेरे लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि मैं इससे काम कर पाता हूं, मेरा काम है कि कैमरे से मैं शूट करके तुम लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूं। तो ये क्या है? एक रिसोर्स है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, जैसे आईपैड है तो आईपैड एक रिसोर्स है। ठीक है, वैसे रिसोर्स क्या है? हर वो चीज हमारे काम आए। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स मतलब लोग भी क्या रिसोर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने फोन है, जैसे कि अभी ये तो पता है कि भाई फोन एक रिसोर्स है। ठीक है, फिर हमको ये भी पता है कि लेट्स से कोई मशीन, एक ट्रैक्टर है मेरे पास, तो ट्रैक्टर एक रिसोर्स है क्योंकि भाई उससे मैं खेती कर सकता हूं, तो ये रिसोर्स है। तो क्या आदमी लोग, को इंसान भी रिसोर्स हो सकते हैं क्या? कि भाई लोग भी कुछ काम के होते हैं क्या? वरना ऐसा बोलता है ना, तू किसी काम का नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि भाई तू किसी काम का नहीं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि तू रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो जब हम जिसको बोलते हैं कि जो काम का है उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलो, कहने का मतलब क्या है? पीपल इज रिसोर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम हमेशा पॉपुलेशन को गाली देते हैं कि भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इतनी पॉपुलेशन है, क्या करो इतने लोगों का। तो आज तक हम पॉपुलेशन को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। लायबिलिटी मतलब कि एक बोझ है हमारे सिर के ऊपर। पर कैसे ये लायबिलिटी, जिस पॉपुलेशन को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, वो एक्चुअली में एक एसेट बन सकती है। एसेट मतलब कैसे? जैसे कि मैंने एक जमीन खरीदी, तो जमीन मेरे लिए एसेट है क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसी चीजें जो कि हमें रिटर्न्स दे सके, जिससे हमको फायदा हो सके, उसको हम एसेट बोलते हैं। तो वैसे ही जो पॉपुलेशन है वो एक बोझ नहीं है, वो एक काम की चीज है। उसको काम की चीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी जो पॉपुलेशन है उसको हम प्रॉपर टूल्स देते हैं। टूल्स मतलब ऐसा नहीं कि तुम हाथ में उसके तलवार दे दो या फिर हाथ में वो खेती करने के लिए कुछ दे दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर टूल्स मतलब प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर एजुकेशन दे दो। तो वो जो सिर्फ पॉपुलेशन थी वो एक चीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है भाई, हर स्लाइड को रीड करते चला, मैं सिर्फ स्लाइड का मतलब समझा रहा हूं। स्लाइड रीड तुम करना, क्योंकि अगर मैं भी स्लाइड रीड करना चाहूं तो वो टाइम वेस्ट होगा, वरना तो मैं तुमको स्लाइड दूर, तुम खुद ही रीड कर लो। मतलब क्या फिर मेरे होने का यहां पर, है ना? तो चलो, ह्यूमन कैपिटल क्या चीज होती है? देखो, हर वो, जैसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल मतलब जिससे हमको काम मिला, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि लैंड हो गया, तो एक कैपिटल है जो कि मुझे फायदा देता है। वैसे एक ह्यूमन कैपिटल नाम की चीज होती है जिसमें जो पॉपुलेशन होती है ना, जिसका हम बोलते हैं कि भाई किसी काम की नहीं है, अगर हम उसको प्रॉपर टूल्स देते, प्रॉपर एजुकेशन देते, प्रॉपर हेल्थ देते, बस ये दो चीजें अच्छे से देते, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल वो होता है कि इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। मतलब कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर नॉलेज जो होता है उसके कारण वो कुछ भी चीज कर सकता है। ठीक है, ये एक तुम्हारी एनसीईआरटी का पार्ट है जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया कैसे? भाई एडेन किया तो लोगों ने ना, ऐसा तो नहीं कि अपने आप ही हो गया कि चलो पेड़ पौधों ने सोचा कि चलो अब हम रेवोल्यूशन करेंगे ये, और फिर सबने रेवोल्यूशन कर लिया। भाई लोगों ने किया ना, तो जिन लोगों ने किया उनका दिमाग लगा, तो ये नॉलेज जो लोगों का था वो था ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, चलो अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स जो है वो इंडिया मतलब किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन क्या, वे वर्किंग पीपल को हम पीपल एज रिसोर्स बोलते हैं, वर्किंग पीपल। तो ऐसा नहीं कि भाई
भाई अगर से 3 साल का कोई बच्चा है वो अपने हाथ में अंगूठा डाल के खेल रहा है तो उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन या ह्यूमन कैपिटल बोल देंगे? नहीं, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वो है जो कि काम करने वाला वर्किंग पीपल है, जो कि किसी ना किसी तरीके से काम कर रहा है। तो आप एजुकेशन ले रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, या सॉरी वर्किंग कैपिटल नहीं, उसको बोलेंगे पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो ये काफी हद तक हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इसको कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन भी बाकी रिसोर्सेज जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर लैंड आ गया, ठीक है, फिर हमारे एग्रीकल्चर आ गया, क्रॉप्स आ गया, या फिर वर्किंग रिसोर्सेज जैसे कि, या फिर दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब की तरह ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, इंसान भी एक काम की चीज है। ठीक है चलो देखो, पॉजिटिव साइड ये है किसी भी बड़ी पॉपुलेशन का, अगर हम नेगेटिव साइड मतलब क्या, कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत महंगा, ये लोगों के पास में ये नहीं है, काम धंधे नहीं है, ये वो है वो। पर अगर तुम देखो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर सब लोग ही पढ़े लिखे हो जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाए, तो तुम सोचो भाई क्या आग लग जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते कि अच्छी पॉपुलेशन होने से फायर लग सकती है, ये लिख के मत आया ना एग्जाम में, वरना तुमको बहुत मार पड़ेगी, फिर तुम्हारा सारा ह्यूमन कैपिटल निकल जाएगा एक बार में। इसके लिए तुमको स्लाइड्स रीड करने का बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैं और एजुकेशन वगैरह करता हूं तो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, और ह्यूमन कैपिटल मुझे इन रिटर्न बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दें ह्यूमन कैपिटल को, अगर हम ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमंस है उनके अंदर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो तुम ह्यूमन में? पैसे देके कर सकते हो क्या? नहीं, है ना। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एजुकेशन देके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं ताकि हमें और रिटर्न मिले, तो हम थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, ताकि हमको और पैसा मिले, या नॉट जस्ट पैसा बट एक अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, चलो, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ, देखो जहां पर भी लोग तुमने देखा होगा कि जिनकी भी बहुत ज्यादा कमाई होती है वो एक्चुअली मेहनत कम करते हैं, है ना। जैसे कि तुम देखोगे कि कोई भी बहुत बड़ा सीईओ है तो डेफिनेटली वो कितनी भी बड़ी कंपनी का सीईओ, भले अगर तुम अमेज़न के सीईओ, दुनिया के सबसे अमीर इंसान को भी उठा लो तो भी वो उतनी मेहनत नहीं करता होगा जितना एक किसान करता है ना, क्योंकि किसान को फिजिकल मेहनत करनी है, पर फिर भी वो इंसान तो करोड़ों गुना ज्यादा कमा रहा है इस किसान से। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक ह्यूमन कैपिटल है, उसके पास नॉलेज है, दिमाग है, एजुकेशन है, ठीक है, उसके पास में अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी है, सारी चीजें। इसके कारण तो वो व्यक्ति कम मेहनत में इतना कमा पा रहा है। ठीक है, तो जब हमने प्रॉपर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी, सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूं, प्रॉपर ट्रेनिंग, भाई काफी सारी सीख ली होगी उन्होंने, ठीक है, काफी एक्सपीरियंसेस गेन किए होंगे, काफी लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी होगी, तब जाके आज वो इस मुकाम पे। ठीक है, तो जब हमने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट दिया तब जाके उस व्यक्ति ने रिटर्न दिया कि हाँ भाई मैं वो हूं जो तुम समझ रहे हो। बाकी अगर मैं ज्यादा रिटर्न नहीं दूं, ज्यादा नहीं सिखाऊं, मैं सिर्फ ये सिखा दूं कि भैया ये तुम्हारे पास में ट्रैक्टर है, इसको चलाओ और खेत को, या फिर खेत जोतो या जो भी होता है वो कल्टीवेशन करो, तो फिर हम वहीं रह जाते हैं। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनी वर्क, बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा जब ट्रेनिंग देते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी देता है हमको। ठीक है, चलो, सिर्फ देखो, सिर्फ हायर इनकम नहीं होता, ऐसा नहीं कि इनकम बहुत बढ़ गई, पर उसके कारण सोसाइटी को भी काफी फायदा होता है, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। भाई जब दंगल पिक्चर तुमने देखी, दंगल पिक्चर में गीता फोगाट और बबीता फोगाट, इन दोनों को जब इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसा किया? ट्रेनिंग का, है ना। क्या एजुकेशन का बहुत हाई इन्वेस्टमेंट था कि बहुत ही हायर एजुकेशन दिया? नहीं। क्या हेल्थ केयर का, मतलब सब चीजों का एक बैलेंस था, पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था ट्रेनिंग का, है ना। तो जब उनको हायर ट्रेनिंग मिली तो सिर्फ उनके साथ में सक्सेस नहीं हुई, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वो सक्सेस हुए, पर उनके जैसे काफी सारे लोग और भी इंस्पायर हुए। भाई उनके कारण काफी सारी लड़कियों को और एक वो मिली, इंस्पिरेशन मिली कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट द रिजल्ट, या सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं है। गोल ये भी है कि भाई सोसाइटी को भी काफी एडवांटेज मिलता है। अब तुम सोचोगे भैया ये चैप्टर तो बहुत ही बेसिक था। हाँ, तो भाई बहुत ही बेसिक था, यही कहानी इस चैप्टर के अंदर, बस जो हम सबको पता है ना वही पता है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी लैंड या फिजिकल कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया कैसे? अगर मैं आज 1 करोड़ की जमीन खरीदता हूं तो 10 साल के बाद वो 5, 6, 10 करोड़ की हो सकती है, तो मुझे तो रिटर्न मिला ना उसमें। पर मैं बोलूंगा नहीं, ये लैंड कैपिटल या फिजिकल कैपिटल कोई भी ले लो, ह्यूमन कैपिटल की बात ही कुछ और है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन जो है, या ह्यूमन रिसोर्स जो है, आदमी का, इंसान का दिमाग जो है, वही तो उस लैंड पे काम कर सकता है। मान लो कि एक लैंड कैपिटल है, ठीक है, एक मैंने जमीन खरीद ली 1 एकड़ की, अब वो खड़ी है, बस मैं उसका मुंह देख रहा हूं, क्या हाँ जमीन कुछ करके देगी, कुछ करके देगी, कुछ करके देगी, कुछ नहीं करके देगी जमीन। ठीक है, बोलेगी तू तेरा काम कर। ठीक है, तो अब उसके ऊपर क्या करना है? अब ये मेरा ही दिमाग है, या तो मैं उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूं और उसको रेंट पे दे सकता हूं, या फिर मैं वहां पर खेती कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं वहां पर स्कूल खोल सकता हूं, या फिर मैं वहां पर प्ले ग्राउंड खोल सकता हूं, या फिर मैं वहां पर एक पार्क खोल सकता हूं,
या फिर मैं एक सोशल पार्क खोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, है ना। तो ये तो मेरा दिमाग है ना, जमीन थोड़ी खुद कुछ करेगी। तो ये तो मेरा दिमाग है कि मैं इस जमीन से कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करूं, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करूं। मैं फिर क्या करता हूं, अगर मेरे पास में दिमाग बहुत ज्यादा, अगर बिजनेस माइंडेड दिमाग है, तो मैं सोचूंगा कि भैया इसको रेंट पे देना ज्यादा अच्छा है, ये यहां पे स्कूल खोलना ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं यहां पर एक एडवेंचर पार्क खोल दूं ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं यहां पर एक रेस्टोरेंट खोल दूं ज्यादा अच्छा है। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि ज्यादा रिटर्न मुझे किस में मिलेगा। तो क्या वो जमीन ने दिमाग लगाया? क्या वो जमीन खुद के अपने आप ही रिटर्न बना लेगी, खुद ही रेस्टोरेंट बना लेगी? नहीं ना, दिमाग तो मेरा ही लगा। तो एट द एंड उस जमीन से काम कौन करवा रहा है? मैं। ठीक है, मैं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, यस। तो इंसान सबसे ज्यादा जरूरी है, आज हमको पता चल गया। तो अब तुमको कोई भी कुछ बोले, जब डांट लगे तुम्हारी और बोले कि तू किसी काम का नहीं है, तो बोलना मैं ही सारे काम का हूं, ठीक है। हालांकि ऐसा डांट पड़े तब मत बोलना, वरना और डांट पड़ जाएगी, ठीक है। तो लैंड एंड ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी यूजफुल ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो काफी डेकेड्स तक इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी की तरह देखा गया, एक एसेट की बजाय, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि लायबिलिटी, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया, ठीक है, ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा अवेयरनेस हो तो लायबिलिटी को हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो स्टोरीज है जो कि तुमको रीड कर लेनी है, पॉज करके, तुम्हारी एनसीईआरटी की स्टोरीज है, इसके बेसिस पे हमने कुछ चीजें समझी, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। स्टोरी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। कहानी तो मैं वैसे पूरा चैप्टर कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं, तो कहानी को तो एटलीस्ट रीड कर ही सकते हो तुम, ठीक है। देखो, दो केसेस देखे हमने, सकल और विलास का। सकल जो है वो स्कूल गया, विलास स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सकल जो था वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था, और विलास को है ना बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, ऐसे कुछ खास उसकी हेल्थ वगैरह मेंटेन नहीं थी, ठीक है। वो आर्थराइटिस का पेशेंट था, ठीक है। पर उसके पास में डॉक्टर के पास जाने के मींस नहीं थे, या तो पैसे नहीं थे, या फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उसके जगह पे जहां पर रहता था, ठीक है। पर सकल ने क्या किया भाई, सकल को अच्छा एजुकेशन दिया उसके पेरेंट्स ने, तो उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री ले ली और एक अच्छी जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म के अंदर। पर विलास जो है उसकी मां के साथ काम कर रहा है मछली पकड़ने का, ठीक है। तो विलास के एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, भले ही दोनों सेम स्टेटस से आते हो, भले ही दोनों के पास में सेम चीजों, पर सकल के जो मां बाप थे उन्होंने सोचा कि नहीं हम इसको एजुकेशन देंगे, भले हम पढ़ लिख नहीं पाए, पर ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के, क्या वो खुद पढ़ लिख नहीं पाए पर उनका बच्चा पढ़ लिख जाए, तो वो एक बहुत सही मेंटालिटी होती है। क्योंकि भले आप में अपने आपके मां बाप ने आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, पर आप तो अपने बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करो, और जब हम इन्वेस्ट करते हो तो हमको पता है कि रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे सकल के ऊपर इन्वेस्ट किया कि भाई सकल को पढ़ाया, जबकि विलास को नहीं पढ़ाया। विलास के मां बाप भी चाहते तो थोड़ा मेहनत करके पढ़ा सकते थे, उनको लगा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं होगी, पर सकल के मां बाप ने इन्वेस्ट किया, पढ़ाया, तो क्या हुआ कि सकल को बढ़िया जॉब मिल गई। पर विलास जो है वो सिर्फ थोड़ी बहुत इनकम कमा पाए, जिसके कारण वो उसकी फैमिली सस्टेन कर पा रही थी, बस जीने मात्र जितना पैसा कमा पाया। पर सकल के पास अच्छी इनकम आने लगी, जिससे वो थोड़ी और लग्जरी भी अफोर्ड कर पाया अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है। तो इसकी जो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसका एजुकेशन बढ़ा, वैसे प्रमोशन भी हो गया, वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी हुई। पर सकल के विलास के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मछली पकड़ा था और मछली पकड़ता रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो सकल ने जो काम किया, सकल की जो प्रोडक्टिविटी थी, सकल की जो मेहनत थी, सकल जो पैसे कमा रहा था, उससे सिर्फ सकल का फायदा नहीं हुआ, उससे बाकी पूरी की पूरी कंट्री जो थी उसकी इकोनॉमी में तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन गया ना भाई। थोड़ा सा कहीं उसने टैक्स भरा होगा, थोड़ा सा कहीं उसने कुछ और कंट्रीब्यूट किया होगा, तो वो सब तो हुआ ना, ठीक है। पर विलास के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको अर्ली लाइफ में एजुकेशन मिला नहीं, तो इसलिए वो मछली पकड़ता रहेगा, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ में, ठीक है। इसलिए वो है ना सेम सैलरी, देखो अभी विलास जो है सेम पैसा कमा रहा है जैसे उसकी मां कमा रही थी, पर सकल जो है उसने काफी ज्यादा पैसा कमाया एज कंपेयर टू उसके पेरेंट्स, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकता है? अगर हम एजुकेशन और मेडिकल केयर दे तो उसके हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं फ्यूचर में, जैसे सकल के साथ हुआ, ठीक है। तो ये जो है दिस इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम मान लो जमीन जायदाद खरीदते तो वो हमको बाद में रिटर्न देता है, वैसे अगर हम ह्यूमंस में इन्वेस्ट करें कि भाई हम लोगों को अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज दे, अच्छी ट्रेनिंग दे, तो वो भी हमको काफी अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। किसी भी चाइल्ड, देखो किसी भी बच्चे को अगर हम प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन, तो पूरा चैप्टर हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, बस ये मान के चलो, तुम जो भी कहानी बोलूंगा हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसका हाई रिटर्न हमको मिल सकता है और ज्यादा अर्निंग वो कर सकता है और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में। कभी भी देखो, हो सकता है चांसेस आर कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स ना हो वो कोशिश यही करे कि हम पढ़ लिख नहीं पाए, हमारे बच्चे पढ़ लें, पर जनरली जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो मतलब मैक्सिमम केसेस में भेजती है अपने बच्चों को स्कूल, है ना। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके साथ में एक पॉसिबिलिटी कि हाँ वो चाहते हैं कि भले हम नहीं पढ़ लिख पाए पर बच्चे पढ़ लिख ले, पर जो पढ़े लिखे हैं वो तो डेफिनेटली भेजेंगे स्कूल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हमारी जनरेशन है, तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स उतने हाई एजुकेटेड ना हो जितने हम हो पाए फ्यूचर में, पर हम तो अपने बच्चों को पक्का ही भेजेंगे ना स्कूल। ऐसा तो नहीं करेंगे भाई तू स्कूल मत जा, ठीक है, तुम खुद सोचो भाई भेजोगे ना स्कूल, ठीक है। चलो, तो इनको भाई क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस पता है एजुकेशन की, वो खुद एजुकेटेड है, उनको पता है कि भाई इंपॉर्टेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनको कॉन्शियस, वो हेल्थ और हाइजीन में भी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। जैसे कि चाय जहां से कुछ भी उठा के खाओ मत, ये सब हमको वही पेरेंट्स सिखा सकते हैं जिन्होंने देखा हो, जो एजुकेटेड हो, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया।
तो इससे एक वर्चुअस साइकिल बनती है, वर्चुअस साइकिल में जो कि अच्छी एक साइकिल है, और एक विशियस साइकिल होती है। विशियस साइकिल, वर्चुअस और विशियस साइकिल में डिफरेंस है कि विशियस साइकिल एक गंदी साइकिल होती है कि अगर गलत चीज की आदत लग जाती है तो हम उसी में खोए हो रहते, एडिक्शन हो जाता तो उसी में खोए रहते, उसको हम विशियस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो विशियस साइकिल क्या होते हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स जो कि डिसएडवांटेज पेरेंट्स, जैसे कि जो कि खुद एजुकेटेड नहीं है, फिर उनके पास में हाइजीन वगैरह का नॉलेज नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी जनरली सेम स्टेट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जापान जैसी कंट्री ने क्या किया, जापान जैसी कंट्री के पास में कोई ऐसा कैपिटल लैंड में या फिर रिसोर्सेज में कैपिटल नहीं था, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को ही कैपिटल बनाया अपना। उन्होंने खूब इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, खूब इन्वेस्ट किया हेल्थ में, और अब जाके वो एक डेवलप्ड कंट्री के नाम में जाते। तो रिच कैसे हुई है, डेवलप्ड कैसे हुई? क्या उसके पास में बहुत पैसा था? नहीं। क्या उनके पास में बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी? नहीं। उनके पास क्या था, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया लोगों के एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे, तब जाके वो हुई। तो तुम समझ सकते हो कि लैंड और फिजिकल रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर हमने लैंड में एक बार इन्वेस्ट किया तो भले हमको उतना रिटर्न ना मिले, पर अगर तुमने ह्यूमन के अंदर इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं तुमको पक्का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन और विमेन जो करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, जैसे कि विलास जो था वो मछली पकड़ रहा था, सकल जो है वो जॉब कर रहा था। तो ऐसी जो कुछ एक्टिविटीज हैं ये अलग अलग क्राइटेरिया में हम फिट कर लेंगे। अब ये 10th का एक चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो तुम देख सकते हो, एक बार उसको तुम पढ़ ले, 10th में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने ही पढ़ा है वो भी। पर यहां पर तुम लोग बताता हूं कि 3 जो मेन सेक्टर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। काम मतलब जो इंडिया के अंदर या कहीं पे भी दुनिया में तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, उसको हम बेसिकली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर चाहे तुम YouTube पे वीडियोस बना रहे हो या फिर तुम खेती कर रहे हो, हम उनको इन 3 कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से लिंक्ड रहता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, तो खेती बाड़ी करना हो तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया, क्योंकि तुम बिल्कुल नेचुरल चीज है उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे कि ये सब चीजें तो डायरेक्टली किसी नेचुरल चीज से रिलेटेड है, बिल्कुल फर्स्ट हैंड जिसको हम बोल सकते हैं वो है ना भाई। एग्रीकल्चर से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो होता है जो कि बिल्कुल प्राइमरी है। प्राइमरी चीजें मतलब जो बिल्कुल प्राइमरी डायरेक्ट नेचर से हमको मिल रही है, ठीक है, डायरेक्ट नेचर से मिल रही है। जैसे फिशिंग है तो क्या मैंने मछलियां बनाई? नहीं, मैंने मछलियां पकड़ी, तो डायरेक्ट हमको नेचर से मिल रही है, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसको तुम नाम याद रख लो कि मैन्युफैक्चरिंग, बस जहां कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुई वो सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि मैंने कॉटन उगाया प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो उसको जब मैं इंडस्ट्री के अंदर लेके गया कि भाई जो कॉटन का पौधा था उससे एक्चुअल कपड़ा कैसे बनेगा, तो मैंने क्या सेकेंडरी सेक्टर में उससे एक एक्चुअल कपड़ा बनाया, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जहां कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फिर टर्शियरी सेक्टर में बाकी सारी सर्विसेज आती है, जैसे कि मैंने आप क्या कॉटन उगाया, प्राइमरी सेक्टर, कॉटन मैंने फैक्ट्री में लगाया, फैक्ट्री में लगा के हमने एक प्रॉपर टी शर्ट बना लिया, ये क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग की सेकेंडरी सेक्टर। अब इस टी शर्ट को बेचें कैसे, या मार्केट तक लेके कैसे जाएं, या इसकी मार्केटिंग कैसे करें, इसको ऑनलाइन बेचना ऑफलाइन बेचना, ये सब कहीं में टर्शियरी सेक्टर में है ना। क्योंकि टी शर्ट को मैंने कॉटन उगाया, मैंने उसका टी शर्ट बना लिया, है ना, सेकेंडरी सेक्टर का काम खत्म। अब इसको बेचूं कैसे भाई? टी शर्ट बना के मुझे अपने पास थोड़ा रखना कि रोज चलाओ 1000 टी शर्ट बना, तो रोज नया टी शर्ट पहनेंगे, जब तक मरते दम तक नया टी शर्ट पहनेंगे, कभी धोएंगे नहीं, ऐसा तो करूंगा नहीं मैं उनको बेचूंगा ही ऑब्वियसली। तो बेचूं कैसे? जैसे मुझे दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन, भाई मार्केटिंग करना है, बैंकिंग, भाई मेरा ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए तभी तो मैं पैसे ले पाऊंगा अगर मुझे ऑनलाइन बेचना है तो हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन, तो एक्चुअली जो चीज जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आ रही है और मैन्युफैक्चर भी नहीं हो रही है, ये दोनों चीजों को हटा दो, बची हुई जितनी भी चीजें 90% सारी की सारी जितनी भी चीजें वो सब टर्शियरी सेक्टर में आती है। एजुकेशन ले लो, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, सारी की सारी जो भी सर्विसेज वाली चीज होती है वो सब आती है टर्शियरी में। जैसे कि इनफैक्ट जैसे प्रोग्राम्स डेवलप करना, तो आईटी सेक्टर जो हो गया वो भी इसमें आ गया टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज ये सब नेशनल इनकम में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है, मार्केट एक्टिविटीज और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज मतलब वो जो कि मुझे किसी तरह का प्रॉफिट दे रही है, जैसे कि भाई अगर मान लो कि मैं खाना बना रहा हूं, तो अगर खाना वो मैं सिर्फ घर के लिए बना रहा हूं तो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा उसमें, मैं अपने घर के लिए खाना बना रहा हूं अपना पेट भरने के लिए। पर अगर वही खाना मैं बाहर टिफिन सेंटर के लिए बना रहा हूं, लेट्स से कि मैं खाना बना रहा हूं पर उसको टिफिन के फॉर्म में बेच रहा हूं, तो वो एक मार्केट एक्टिविटी हो गई। तो जो भी चीज मुझे प्रॉफिट दे वो मार्केट एक्टिविटी होगी, और जो भी चीज मैं खुद के लिए करूं फॉर सेल्फ पर्पस, अपने पर्पस के लिए, उसको मैं नॉन मार्केट एक्टिविटी बोल दूंगा, ठीक है। अब देखो मेन और विमेन में काफी ज्यादा एक डिवीजन या काफी ज्यादा एक डिफरेंस रहा है हिस्टोरिकली, मतलब हिस्टोरिकली और कल्चरली भी काफी लोगों का ऐसी मान्यता रही है कि भाई जो मेन है उनको ज्यादा पे करना चाहिए क्योंकि वो घर चलाने वाले होते हैं, जबकि विमेन को इतनी पेमेंट नहीं मिलती है। और अगर तुम देखोगे तो जो हाउसवाइफ होती है वो भी दिन भर काम करती है घर में, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती है, भाई झाड़ू लगाना हो गया, फिर घर की सफाई करना हो गया, बच्चों का ध्यान रखना हो गया, या फिर खाना टाइम पे बनाना हो गया, सारी चीजें ये भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि वो बैठी हुई है, वो भी काम कर रही है। पर तुम देखोगे कि उनको उनके काम के लिए पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, दे डोंट गेट पेड।
ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो जैसे लेट्स से कि एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई घर बन रहा है, तो घर बन रहा होता है तो वहां पर दोनों मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों ही तगारी के ऊपर ईंट लेके या फिर सीमेंट लेके या फिर जो भी सामान होता है वो सब लेके, इक्विपमेंट्स लेके जा रहे होते हैं। पर वहां पर अगर तुम देखोगे तो जो मेल व्यक्ति होता है उसकी पेमेंट या उसकी दिहाड़ी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल। जनरली ऐसे होता है, ठीक है। क्यों भाई, काम तो दोनों ही सेम कर रहे हैं ना भाई। तगारी के अंदर अगर 3 ईंट आ रही है तो 3 ईंट वो मेल भी उठा रहा है और फीमेल भी उठा रही है, तो फिर भी मेल को ज्यादा पैसा क्यों दिया जाता है? तो ये एक चीज है जो कि कल्चरली चलती आ रही है। पर ये चीज जो है ये छोटी जगहों पे है, पर बड़ी जगहों पे ऐसा नहीं होता। तो जब यही चीज वही आ गई ना बात एजुकेशन पे आ गई, जहां एजुकेशन अच्छा होता है वहां पर ये सब चीजें नहीं। अगर तुम देखोगे कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है, अगर कोई फीमेल सीईओ है तो भाई वो तो सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है ना, ठीक है। कंपनी के सीईओ है, ठीक है, ऐसी कंपनी के ओनर्स है। अगर कोई प्रॉपर, जैसे अगर तुम सोच रहे हो अभी जैसे तुम बहुत सारे लोग जैसे कि इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो तुम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर अच्छा प्लेसमेंट देखते हो तो जो प्लेसमेंट लेते टाइम जो कंपनी आ रही है तुम्हारे पास में, वो ये थोड़ी देखेगी कि तुम आदमी हो या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, वो तो ये देखेगी कि तुमको स्किल्स कितनी अच्छी आती है, तुम उनके लिए कितने अच्छे बेनिफिशियल हो। तो वहां पर ये चीज हट जाती है। पर अल्टीमेटली ये चीज है कि तुमको वहां तक पहुंचने के एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और जब तुम्हारे पास में एजुकेशन होगा तभी तुम धीरे धीरे इस चीज को चेंज कर पाओगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है। वही चीज है भाई, स्लाइड्स रीड करता चलना, ठीक है। तो एजुकेशन जो है उससे काफी बेटर यूज हो सकता है, और एजुकेशन और स्किल से काफी ज्यादा जो अर्निंग है वो तुम बढ़ा सकते हो अपनी, ठीक है। चलो, मेजोरिटी विमेन जो है, विमेन की जो इनकम होती है वो थोड़ी सी होती है कि बस घर चलाने जितनी हो जाए, ठीक है, और उनको कम पैसे दिए जाते हैं, वही चीज लिखी हुई है। और जनरली जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, मतलब मेल्स के केस में जॉब सिक्योरिटी जैसे फीमेल जो है वो जनरली से लेट्स से कि घर का काम करने वाले, जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया या फिर बर्तन धोना हो गया, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं। भाई मैंने आज बोल दिया कि आज कल से मत आना दीदी, तो कल से नहीं आएगी दीदी, ठीक है। पर मेल्स के केस में जनरली सिक्योरिटी, जैसे कि उनके जो हस्बैंड है वो शायद किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, थोड़ी कम पैसे के भी कर रहे होंगे, बट एटलीस्ट जॉब कर रहे होंगे, सिक्योरिटी होगी। तो ये चीज भी जनरली देखा जाता है कि फीमेल्स के साथ जो विमेन है उनके साथ में जॉब सिक्योरिटी कम होती है। पर यही चीज अगर तुम अच्छा एजुकेशन लेके अगर तुम अच्छी जॉब सिक्योर करते हो तो फिर तुम्हारे पास में सिक्योरिटी। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट जो फीमेल आईएएस ऑफिसर है लेट्स से, तो भाई उनके पास में तो बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी होगी ना, तो वो आई कहां से? अल्टीमेटली एजुकेशन से, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया, वही चीज लिखी है यहां पे। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट, हेल्थ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीजें क्या आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो जहां पर एक हेल्दी पॉपुलेशन और एक वेल लर्नड पॉपुलेशन या फिर अच्छी एजुकेटेड पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वहीं पे जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर जो इलिटरेट लोग हैं वो एक लायबिलिटी बन जाते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो सकल की लाइफ में जो एजुकेशन हुआ उसी के कारण वो आज यहां पर पहुंच पाया, ठीक है। पर जहां पर विलास जो है कुछ भी एजुकेशन वो कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो सिर्फ सकल ही नहीं, देखो एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं बट सोसाइटी की लाइफ में भी काफी इंपैक्ट डालता है। जैसे अगर तुम सोचोगे कि अगर तुम खुद एजुकेटेड हो, अगर तुम पहली जनरेशन हो जो कि पढ़ लिख रही है, तो तुम सोचो कि तुम्हारी आने वाली सारी जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, है कि नहीं? तो तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो तुम एक प्रॉपर सोसाइटी में काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, ठीक है। तो यही चीज है। हमारी नेशनल इनकम जो है, कल्चरल रिचनेस का मतलब कि लोग जो है काफी ओपन माइंडेड हो जाते हैं, काफी अच्छी चीजें सोच पाते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, तो जब लिटरेट लोग होंगे तो भाई गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से रूल कर पाएगी, ठीक है। फिर देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो भाई अब जैसे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एजुकेशन में काफी एम्फेसिस डालने के लिए ये कुछ चीजें कंपलसरी कर दी गई, ठीक है। और ज्यादा एम्फेसिस गर्ल्स लड़कियों को भी दिया गया। मैं समझाते जा रहा हूं, तुमको रीड करते जाना है, ठीक है। फिर नवोदय विद्यालय जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय की एक ब्रांच होनी चाहिए, ये एक डिसीजन लिया गया ताकि एजुकेशन जो है अच्छी तरीके से हो पाए। वोकेशनल स्ट्रीम्स मतलब कि देखो अगर तुमको जरूर थोड़ी कि हर व्यक्ति पूरा ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, नहीं, बहुत सारे लोग 10th या 11th करने के बाद में ही कुछ वोकेशनल स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, जैसे कि कुछ चीजें सीखना, जैसे कि इलेक्ट्रिक चीजें, मोबाइल रिपेयरिंग हो गई, ठीक है। फिर जैसे बेसिक कंस्ट्रक्शन वाली चीज हो गई, सारी की सारी चीजें तुम सीख सकते हो कि अगर तुमको बहुत हायर एजुकेशन भी नहीं करना तो भी तुम एटलीस्ट पैसा तो कमा पाओ, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन करना, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि तुम अगर बेसिक एजुकेशन ले लो और फिर किसी वोकेशनल स्ट्रीम में ट्रेनिंग ले लो कि भाई हमने मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली, ठीक है, फिर हमने लेट्स से कि हेयर कटिंग सीख ली। इस टाइप की जो चीजें होती है जो कि स्किल बेस्ड होती है, सिर्फ जिसमें तुमको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एक स्किल बेस्ड चीज है ना। इसमें जरूरी नहीं कि तुमने एमबीए किया है कि नहीं किया, ठीक है, वो तो स्किल बेस्ड चीज हो गई, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें। फिर एजुकेशन का जो बजट है वो 151 करोड़, जो फर्स्ट 5 ईयर, हर 5 साल में 5 ईयर, मतलब हर गवर्नमेंट एक 5 ईयर प्लान बनाते हैं कि हम 5-5 साल में क्या करेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसका जो बजट था वो सिर्फ था 151 करोड़। अभी
11th प्लान के अंदर अगर तुम देखो तो इट हैज ग्रोन टू 3767 करोड़, मतलब बहुत बढ़ गया एजुकेशन के ऊपर बजट, ठीक है। और जीडीपी जो पूरी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि सारी गुड्स और सर्विसेज मिला के जितनी भी इनकम होती है पूरी कंट्री की, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका कितना परसेंटेज हम एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, वो 1951-52 के टाइम पे 0.64% था, मतलब हम सिर्फ इतना ही स्पेंड करेंगे। पर 2013-14 के आसपास ये 3.3% होगा कि हम काफी ज्यादा खर्च करेंगे। हालांकि ये भी कम है और बढ़ना चाहिए, तो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, मतलब कितने परसेंट लोग जो हैं टोटल पॉपुलेशन में से कितने लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब क्या होता है, जो कि कोई भी एक भाषा पढ़ सकें और लिख सकें। जरूरी नहीं कि तुमको इंग्लिश आनी चाहिए लिटरेट होने के लिए, लिटरेट होने के लिए तुमको कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ते आती हो और लिखते आती हो, ठीक है। तो लिटरेसी रेट पहले 18% थी, मतलब सिर्फ 18% लोग ही पढ़ लिख सकते थे 1951 में, पर 2010-11 के आसपास 74% लोग हो गए। यहां पर मैं कोई बहुत एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लिटरेसी की बात कर रहा हूं कि तुम पढ़ लिख सकते हो कि नहीं, तुमको कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, तुमको वो पढ़ते और लिखते आती है कि नहीं आती है, ठीक है। चलो, लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया के अंदर मेल्स में 16.6% ज्यादा मेल्स जो हैं वो लिटरेट हैं, और 16.1% अर्बन, मतलब अर्बन एरियाज की बात करो तो अर्बन एरियाज के अंदर 16.1% कंपैरेटिवली ज्यादा लोग लिटरेट हैं, ठीक है। 2011 की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन वाइज भी काफी वेरी करती है। जहां केरला के अंदर 94% लोग लिटरेट थे, वहां पर बिहार में सिर्फ 62% ही लिटरेट था, ठीक है। तो ये भी एक काफी वेरिड चीज है, मतलब एक फिक्स चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा हो गया, 7.68 लाख 2004 से 5 के आसपास, इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे फैसिलिटीज वगैरह हो गई। पर दिक्कत ये हुई कि इतना सारा जब हो गया स्कूल्स तो क्वालिटी भी खराब होने लग गई, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, तो अगर क्वांटिटी बढ़ी तो क्वालिटी थोड़ी कम हो गई, ठीक है। चलो, अब सर्व शिक्षा अभियान करके एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत क्या हुआ था, इस अभियान के तहत यह हुआ था कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक एजुकेशन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। और एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ अचीविंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या गोल था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है वो यूनिवर्सल हो जाए। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि सब लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी हेल्प ली, स्टेट गवर्नमेंट के भी, लोकल गवर्नमेंट के भी, तो सब गवर्नमेंट साथ में आई ताकि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सलाइज हो पाए, मतलब यूनिवर्सल हो पाए, सब लोगों को मिल पाए, ठीक है। इसके साथ में ब्रिज कोर्सेज भी बने, काफी सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हो गए, ब्रिज कोर्सेज हो गए, डिस्टेंट लर्निंग हो गई कि भाई अगर तुम किसी कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो तो तुम दूर से पढ़ सकते हो। हालांकि अभी कोरोना के टाइम पे तो सारे कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं, पर जब नहीं भी था तब भी डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स होते थे। जब ऐसे ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह नहीं होती थी तब भी डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स होते थे, ठीक है। चलो, अब है ना बहुत सारे स्कूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सर्व शिक्षा अभियान की सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज थी मिड डे मील प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसीलिए पढ़ने नहीं आते थे क्योंकि अगर वो पढ़ने आए तो काम कौन करेगा और खाना कौन खाएगा। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता था ताकि वो रोटी खा पाता, ताकि वो खाना खा पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर यही रीजन है कि खाना खाने के कारण या फिर रोटी कमाने के लिए इन लोगों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्कूल के अंदर मिड डे मील भी प्रोवाइड कर दिया कि भाई तुमको दिन का जो खाना है वो स्कूल के अंदर मिलेगा, तो एटलीस्ट तुम स्कूल आओ। तो खाना कमाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने मत जाओ, पढ़ाई करना हो, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना तुमको हम देंगे। ये चीज थी मिड डे मील की, ठीक है। और इस पॉलिसी के कारण काफी सारे लिटरेसी में जो चेंजेस आए और काफी सारे लोग लिटरेट हुए, ठीक है। 11th प्लान के अंदर जो था एलिमेंट्री एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन मतलब जो 9-10 वाला होता है, बाकी फिर हायर सेकेंडरी में आया था, ठीक है। तो 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का जो होता है, मतलब बड़ा एजुकेशन होगा, जो हायर एजुकेशन और स्कूल वाला एजुकेशन होगा, ठीक है, कॉलेज वाला होगा, तो 15% था 2011 से 12 में और 21% हो गया 12th प्लान तक। मतलब 11th प्लान जो था हमारा, 11th 5 ईयर प्लान जो बना था, 11th मतलब तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 साल का प्लान, मतलब 11th प्लान कब होगा। और 12th प्लान में ये तो बेसिकली 15% से 21% तक का ये हो गया, ठीक है। और स्ट्रेटेजी क्या थी, ये थी कि भाई एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक मतलब करिकुलम मॉडिफिकेशन, फिर वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाए ताकि लोग जो है वो ज्यादा लिटरेट हो पाए, ठीक है। चलो, द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन, जो मैंने तुमको बताई आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफी, या वोकेशनल ट्रेनिंग जिससे डायरेक्टली आप छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा जो है वो कर सकते हो, वो चीज दी गई, ठीक है। 50 साल के अंदर, पिछले 50 साल के अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स और कॉलेजेस में इंक्रीज हुआ, ठीक है। देखो ये कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ है भाई हर ईयर के हिसाब से। 1950 ये देखो 1990, 1960, 98, 2007, 2011, 13 नंबर ऑफ कॉलेजेस दे रखे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दे रखे, स्टूडेंट्स दे रखे और टीचर दे रखे। तुम देख सकते हो भाई जहां 1950 से 51 में स्टूडेंट्स से सिर्फ 2,63,000, वहां पर 28 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो कि मतलब अब नहीं 2012-13 के, अब तो और बढ़ गए होंगे, अब तो डबल हो गए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करी, हेल्थ की बात करते हैं, तो भाई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियसली हमको पता है, ठीक है। एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो एक लायबिलिटी बन जाता है,
ठीक है। अगर कोई अनहेल्दी है तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, बस बैठा रहेगा, तो वो एक लायबिलिटी बन जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, क्योंकि भाई देखो जान है तो जहान है, वही चीज अभी हमने देखी कोरोना के टाइम पे, ठीक है। जान है तो जहान है, जान रहेगी तो एजुकेशन भी ले लेंगे, सब कर लेंगे, पर जान होना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी नेशनल पॉलिसी जो है वो एम करती है कि काफी जो हेल्थ जो है उसको एक्सेसिबल किया जाए, काफी सारे लोग जो है जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनके पास में ये सारी चीजें पहुंच पाए, ठीक है। सर्विसेज 5 डिकेड्स में, पिछले 50 सालों में इंडिया के अंदर काफी सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, फिर भी उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अगर उतना होता तो हमारे पास में कोरोना में इतनी तकलीफ नहीं होती। पर खैर धीरे धीरे करके बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई हमको। अब ये देखो, ये जो है इसके कारण ये एक रिपोर्ट है जो हमारी एनसीईआरटी के, इससे क्या है कि हमको ये दिख रहा है कि भाई पिछले 66 ईयर्स में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो बहुत कम हुई। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब ये होता है कि 1 साल से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, मतलब कि जैसे कि लेट्स से 1000 बच्चे पैदा हुए, है ना, अब 1 साल से पहले कितने बच्चे मर गए, लेट्स से कि जो भी है, तो जितना कम रहे ये, जितने कम बच्चे मरे 1 साल से पहले, जितने कम बच्चों की डेथ हो 1 साल से पहले, वो उतनी अच्छी बात है। तो 1 साल से पहले अगर डेथ हो तो तुम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। फिर क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट्स मतलब कि कितनी डेथ्स हो रही है पर 1000 पर्सन, है ना। तो ज्यादा डेथ हो तो अच्छी बात नहीं है, डेथ भी कम होनी चाहिए और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होना चाहिए और बर्थ रेट भी अच्छा होना चाहिए, मतलब सब बैलेंस में चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ कम हो गया कुछ ज्यादा हो गया। ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एससी पीएचसी ईसीएचसी अलग अलग टाइप के ना, जैसे कि सीएचसी है तो ये अलग अलग टाइप के सेंटर्स हैं जो कि खुले हुए हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। जैसे तुम वैक्सीनेशन चल रहा होगा तो काफी सारे सीएचसी सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन लग रही है, तो ये सब क्या है, हेल्थ सेंटर्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ठीक है। चलो तो ये तुम देख सकते हो कैसे इंक्रीज हुए भाई, देखो जहां 1915 में सिर्फ 725 थे, वहां 2013 में 1,81,319 हो चुके थे। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स की बात करूं तो ये देखो इस टाइप से इंक्रीज हुए। फिर बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स काफी सारे इंक्रीज हुए, हालांकि ये बेड्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है इस समय पे, तो पिछले 1-2 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए होंगे ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। डॉक्टर्स जो थे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, एलोपैथिक नॉट होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो कि एक्चुअल मेडिसिन देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स जिनको बोलते हैं, तो वो तुम देख सकते हो कितने ज्यादा बड़ी, ठीक है। फिर नर्सिंग पर्सनल जो कि नर्सेस वगैरह हैं वो कितने ज्यादा बड़े, ठीक है। चलो ये बहुत ही बढ़िया। ये कुछ भाई स्टैट्स भी हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, ये सारी चीजें तुम एक बार रीड करोगे तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा लोड नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज है, देखो हर चीज को अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कोई काम नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं कि अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम करना चाह रहा है पर उसे काम नहीं मिल रहा, उसको मैं अनएम्प्लॉयमेंट बोलूंगा। अब भाई अगर मेरी इच्छा ही नहीं काम करने की, मैं बस बैठा हूं बिस्तर पे और आराम से सो रहा हूं, तो मैं अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं बोलूंगा। तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है, तुम ढीठ हो, ठीक है, तुमको काम करना है, ठीक है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े की बात कर रहा हूं, तो मजाक कर रहा हूं, तो ज्यादा दिल पे मत लिया करो, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है ये बढ़िया था, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है। चलो तो फॉर नाउ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो लोग काम ढूंढना चाह रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है फॉर सम रीजन, ठीक है। देखो अगर शीला कोई व्यक्ति, अब शीला एक व्यक्ति, अब वो चाहती नहीं काम करना, है ना, अपने डोमेस्टिक डोमेन के बाहर काम नहीं करना, तो उसको मैं अनएम्प्लॉयड नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं काम करने की ना, मेरी गलती इसमें, ठीक है। मेरा मतलब इन जनरल बता रहा हूं। फिर जीतो और सीतो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन बच्चों को हम वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो बच्चों को तो हम वैसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 3 साल का कोई बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है, बोल दूंगा कि तू अनएम्प्लॉयड है, तो तू अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, तेरी उम्र नहीं है काम करने की, तो हम तुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर या फिर कोई व्यक्ति, देखो तो 15 से लेकर 59 साल तक के जो लोग हैं उन्हीं को हम वर्क फोर्स बोलेंगे। वर्क फोर्स मतलब जो कि काम कर सकते हैं। अब इसमें जो काम कर सकते हैं और काम नहीं करना चाहते उसको मैं अनएम्प्लॉयड नहीं बोलूंगा। तो अनएम्प्लॉयड किसको बोलूंगा? अनएम्प्लॉयड लोग वो हैं जो कि 15 से 59 ईयर की एज में आते हैं और काम करना चाह रहे हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। चलो तो ये चीज आ गई, है ना, ये चीज समझ जाओ, यहां पे ये चीज दे रखी है। तो 59 से ज्यादा जिसकी उम्र है उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। अब इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल और अर्बन, मतलब कि गांव के टाइप के इलाके में और सिटी जो प्रॉपर बड़ी सिटीज हैं उनमें अलग अलग टाइप की होती है। कैसे होती है? देखो अनएम्प्लॉयड जो होती है, अब देखो पहले तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों की, है ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है, रूरल और अर्बन के अंदर, एरियाज के अंदर। तो अर्बन एरियाज के अंदर तो होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब कि लोग एजुकेटेड हैं, जैसे अभी तुम देखते हो कि ढेर सारे इंजीनियर्स हैं पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जो तुम पढ़ते हो कि भाई इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं मिल रही है, इस टाइप की जो चीजें तुम लोगों को सुनने को आती है, वो कैसे आती है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कर ली, खूब पैसा लगाया मां बाप ने, पर हमको अब नौकरी नहीं मिल रही, है ना। तो हमने पढ़े लिखे तो हैं, हमारे पास में स्किल्स भी, पर हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो इसको बोलूंगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में जनरली कैसे होती है? सीजनल और डिस्गाइज। ये नाम से समझ सकते हो तुम। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि भाई देखो हमने देखा था खरीफ सीजन, रबी सीजन, या अलग अलग टाइप के सीजन होते हैं। तो लेट से कि मैं एक किसान हूं जिस, और लेट से कि मैं किसी का नौकरी करने आता हूं, है ना, किसी बड़े जमींदार का नौकरी करने आता हूं। तो उसने मुझे बोला कि भाई खरीफ सीजन आ जाना, ये क्रॉप ग्रो कर देना और फिर निकल लेना। तो मैं सिर्फ 2-3-4 महीने का जो था एम्प्लॉयमेंट हुआ मेरा, बाकी टाइम तो मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हो। तो सीजन मतलब सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट रहती है। जैसे कि लेट से कि मेरे खेत के अंदर मैं आम के पेड़ उगा रहा हूं, तो आम का जब सीजन है तभी मैं उगाऊंगा, ठीक है। अब बाकी टाइम में काम नहीं कर रहा हूं तो मेरी गलती है, पर ये हो गई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
ठीक है, जैसे हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, तो कुछ लोगों को सिर्फ मतलब कुछ बिजी सीजन से ही होते हैं, जब बिजी एक्चुअल जो खेती होती है, बाकी टाइम पे ज्यादा काम रहता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, जो कि इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लगता तो है, दूर से देखा तो भैया सब काम कर रहे थे, पास जाकर देखा तो भैया तो बेवकूफ बन रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से जनरली ऐसे कि एक फैमिली है 8 लोगों की, है ना। अब 8 लोगों की फैमिली और उनका एक खेत है छोटा सा। अब उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है ना। सिर्फ 5 लोग जो है वो काम कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से जो हार्वेस्ट निकाल सकते हैं और बेच सकते हैं, जो भी कर सकते हैं जो उनको करना हो। पर 5 नहीं, वहां पे 8 के 8 लोग काम कर रहे हैं। अब जो बचे हुए 3 लोग हैं वो तो वेस्ट हो गए, है ना। अब 3 लोगों की जरूरत नहीं यहां पे काम करने की, पर फिर भी जबरदस्ती यहां पे काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 लोग हैं इनको मैं बोलूंगा दीज आर डिस्गाइज, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहे हैं। इनको दिख नहीं रहा है कि अनएम्प्लॉयड है, पर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि अगर इन 3 लोगों को मैं किसी और काम करने के लिए कहीं और भेजता तो वो ज्यादा प्रोडक्ट देते ना मुझे, क्योंकि अदरवाइज ये काम तो मेरे 5 लोगों में हो ही रहा है। अब इसमें 3 लोगों और की क्या जरूरत है? ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मेरा कुछ काम, मान लो डिजाइनिंग का काम है, अब डिजाइनिंग का काम 3 लोग बैठ के कर सकते हैं, पर मैंने जबरदस्ती 10 लोग बिठा रखे उसके लिए, तो वो बाकी लोगों की जरूरत है ना। बाकी लोगों को अगर मैं कुछ और काम दूंगा तो वो एम्प्लॉयड कहलाएंगे। अब बच्चे, क्योंकि अब देखो यहां पर क्या है कि अल्टीमेटली क्या है कि 8 लोगों को प्रॉफिट तो सेम ही शेयर करना है भाई। अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो 8 लोगों को शेयर करना ही करना है, जबकि ये सिर्फ 5 लोग भी कमा सकते थे 100 रुपए, पर हम यहां पर 8 लोग कमा रहे तो 8 लोगों को शेयर करना है। इसकी बजाय अगर 100 लोग 5 लोग कमा रहे होते और मैं बच्चों 3 लोगों को कुछ और काम करने भेज रहा होता जिससे 30 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे होते, तो भाई 30 रुपए एक्स्ट्रा इनकम ही होती है ना। तो 100 की जगह 130 रुपए कमा रहे होते हम। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही बुरी चीज है भाई। ये इतनी बुरी चीज है कि भाई आपने पढ़ लिख सब लिया, आपने सारी मेहनत कर ली, पर अभी भी आपके पास में नौकरी नहीं है, तो ये एक बहुत ही बेकार चीज है, ठीक है। इससे सिर्फ ऐसा सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इससे ये भी होता है भाई कि आपकी जो मतलब जो सेंटिमेंट्स है वो भी हर्ट होते हैं काफी हद तक, ठीक है। बाकी जो तुम देखोगे तो उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th पास 12th पास, फिर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, इनके उसमें डिग्री वगैरह सब है पर जॉब ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके कारण ये होता है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन, इसका मतलब कि एक अजीब सी विडंबना की सिचुएशन हो गई है कि जहां पर मैन पावर, सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। मतलब कि कुछ कैटेगरीज के अंदर मैन पावर बहुत ही ज्यादा है और कुछ कैटेगरीज में लोग हैं नहीं काम करने वाले। जैसे अभी तुम देखो तो इंजीनियर्स बहुत हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पर एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है ना। तो अगर इस फील्ड में देखो, जैसे कि यहां पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, पर यहां पर स्कोप बहुत ज्यादा, जरूरत बहुत लोगों की पर काम ही नहीं कर रहे हैं, पर जहां पर जरूरत कम लोगों की वहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी विडंबना वाली चीज है, ठीक है। तो ऐसा तुमको देखने को मिलता है, काफी मस्त चीज है। मतलब मस्त तो नहीं, अच्छी बात नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, पर ठीक है, ऐसा है, ठीक है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड व्हाइल देयर इज डर्ट मतलब कि बहुत कमी है ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, मतलब कि वेस्ट होगी मैन पावर कि हमने इतना पढ़ाया लिखाया, अब जो भैया आप बोलते हैं इन्वेस्ट करो, तो हमने मान लो कि लेट से किसी माँ बाप ने बहुत बढ़िया इन्वेस्ट किया, ठीक है, एजुकेशन अच्छा दिया, हेल्थ अच्छी दी, खाना पीना अच्छा दिया, सारी फैसिलिटीज अच्छी दी, ट्रेनिंग अच्छी दी, पर एट द एंड रिटर्न तो मिला ही नहीं। तो ये तो एक वेस्टेज हो गया ना पूरा का पूरा। दिस इज अ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। वो व्यक्ति कुछ बहुत अच्छा कर सकता था पर उसके पास नौकरी नहीं मिल रही, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो, तो जो भी एसेट बन सकते थे वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गए, है ना, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गए, तो बोझ हो गए वो एक तरीके से। तो इससे क्या होगा कि एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस आ गई एंड डिस्पेयर, मतलब कि भाई बहुत हताश हो जाते लोग कि हमने इतनी पढ़ाई लिखी की फिर भी हमको नौकरी नहीं मिल रही, ये कौन सी बात होती है, ठीक है। तो इसके लिए काफी मतलब सरकार भी काफी सारे वो चीजें ला रही है, काफी सारी वो ला रही है, नई स्कीम्स ला रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए। पर अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, स्पेशली आफ्टर द कोरोना टाइम। काफी जो लोग एम्प्लॉयड थे जिनकी अच्छी जॉब्स थी वो भी चले गए, ठीक है। तो लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। अब जो लोग जो हैं जो कि एजुकेटेड हैं पर उनके पास में काम नहीं है, वो काफी ज्यादा एक सोशल वेस्ट भी बन जाते हैं, ठीक है। सोशल वेस्ट मतलब कि कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। इससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ी, एजुकेशन के लिए हमने पैसा भी खर्च किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, पर रिटर्न नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ओवरलोड हो गया, ठीक है। और डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो डिपेंडेंस बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कि घर में पापा हैं, तो पापा ने बच्चे की पढ़ाई के लिए पूरा पैसा लगा, सब कुछ किया, और बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली अभी पापा को ही सब कुछ कमाना पड़ रहा है ना, पापा को ही पूरी फैमिली के सब देखभाल करनी पड़े, बच्चा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो ये बुरी चीज हो गई, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है ना, बहुत ही सिंपल हिंदी भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। तो अब जब किसी भी फैमिली को, इससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, पूरी की पूरी सोसाइटी और पूरी की पूरी फैमिली की लाइफ इससे खराब हो जाती है ना, मतलब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। अब देखो, जब एक फैमिली को ऐसे सब्सिस्टेंस, मतलब कि बेयर सब्सिस्टेंस, मतलब कि सिर्फ एग्जिस्ट करने इतना पैसा है कि मतलब कोई सेविंग हो नहीं पा रही है, जितना कमा रहे हैं उतना पूरा खाने पीने में, घर खर्च में निकल रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर क्या तुम आगे आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाओगे? ऑब्वियसली नहीं दे पाओगे, है ना, क्योंकि तुमको यहां पर जीने के लिए ही पैसा नहीं मिल पा रहा, तो तुम एजुकेशन कैसे दोगे?
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले जनरेशन के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हट जाएंगे, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो तुम सोचो आज की अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ आज की समस्या नहीं है, वो आने वाले जनरेशन के लिए भी समस्या है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इन केस इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, तो इकोनॉमी डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो वेस्ट हो जाता है रिसोर्सेज जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से यूज हो सकते हैं अच्छे कामों के लिए। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लो है, बट अभी फिर भी इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है कि हम अच्छा बोल सके। इसलिए तो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड इसलिए तो नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं है, ठीक है। तो काफी सारे लोग जो हैं, पर यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर एक दिक्कत है कि एम्प्लॉयड तो हैं पर दे आर नॉट एम्प्लॉयड टू द एक्सटेंट जहां पर उनको होना चाहिए। भाई मेरी जो स्किल्स है बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, पर मुझे नौकरी कम की मिली और मुझे वो करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मान लो कि मैं बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हूं, मान लो कि मेरे पास में सारी डिग्रीज हैं, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूं, नो ऑफेंस टू खेतीबाड़ी, पर मेरी जो स्किल थी उसके हिसाब से मुझे काफी अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सकती थी, पर मुझे नहीं मिली। तो अल्टीमेटली मुझे खेतीबाड़ी करनी पड़ रही है ना, अल्टीमेटली मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें इतनी स्किल्स की जरूरत थी ही नहीं। तो मैं क्या हूं, मैं अंडर एम्प्लॉयड हो गया ना, है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, अगर मुझे जीना है तो भाई मुझे करना पड़ेगा। भले तुम्हारे पास में कितनी भी डिग्री हो, पर डिग्री से तुम पैसा नहीं कमा सकते ना। पैसा कमाने के लिए तो काम करना पड़ता है और तुम्हें काम ही नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि तुम्हारे स्किल सेट से काफी नीचे आ रहा हो, पर फिर भी तुम्हें पैसा कमाने के लिए वो करना ही पड़ रहा है, जीने के लिए वो करना ही पड़ रहा है। तो एक बहुत ही भयानक सिचुएशन है, बहुत ही गंदी सिचुएशन है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है, ठीक है। ये समझ आ रहा है। तो यही चीज लिखी हुई यहां पर। फिर पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, है ना। अब कोई गरीब परिवार से है तो वो चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग पोटेंशियल, तो भले ही कम पैसा मिल रहा है फिर भी वो काम कर लेते हैं। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन बेयर सब्सिस्टेंस, बेयर सब्सिस्टेंस मतलब कि बस एग्जिस्ट ही कर पा रहे हैं और ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर, द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स, हाँ ठीक है। तो ये वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज होगी कि भाई पूरी की पूरी फैमिली कंट्रीब्यूट करे जबकि इतने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो इससे क्या होता है कि भाई प्रॉफिट तो पूरी जो प्रोड्यूस है, जो प्रॉफिट तो पूरी फैमिली को शेयर करना पड़ रहा है, पर जो जिन लोगों की जरूरत नहीं वो भी काम कर रहे थे तो फिर ज्यादा लोड पड़ जाता है, ठीक है। चलो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स, तो अब तीनों सेक्टर्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसमें से जो लोग हैं वो इट इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, मतलब कि सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग, सबसे ज्यादा काम करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो काम करने के लिए लोग लगते हैं वो एग्रीकल्चर में ही लगते हैं क्योंकि वहां पर एक्चुअली फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है ना। रिसेंट ईयर्स के अंदर क्या हुआ कि देयर हैड बीन अ डिक्लाइन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कि पहले क्या होता था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से जो लोग हैं, जैसे कि जो मैंने तुमको बताया ना कि 5 लोगों का काम है और 8 लोग कर रहे हैं और बचे हुए 3 लोग फालतू में यहां पर लगे हुए, तो जो बचे हुए 3 लोग हैं इनमें अकल आई, इन्होंने सोचा कि हम कुछ और सेक्टर में चलते हैं, तो शायद प्राइमरी के बजाय मतलब एग्रीकल्चर के बजाय सेकेंडरी टर्शियरी में चले गए। तो वो जो 3 लोग थे उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की। तो ऐसे कर करके एग्रीकल्चर के अंदर जितने लोग डिपेंडेंट थे अब वो घटते गए थोड़े और प्राइमरी और सॉरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काफी सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है। चलो इन सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे कि चूड़ियां बनाना, अगरबत्तियां बनाना, इस टाइप के जो छोटे बिजनेस, छोटे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें काफी लेबर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर के अंदर, टर्शियरी सेक्टर एक बढ़िया चीज है, वहां पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रो होती जा रही है। अब ये 2 स्टोरीज है जो कि तुम रीड कर लो फटाफट, जो कि सेम बहुत सिंपल है और इसी के ऊपर बेस है। तो विद दिस एक बहुत ही आसान तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, कुछ आसान चैप्टर में बट फिर मैंने काफी हद तक समझा है कि हम बहुत ही इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पाए। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 50,000 सब्सक्राइबर सेट करना है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया पढ़ले.इन को या फिर मुझे, तो दोनों को ही जाके फॉलो करो, दोनों हैंडल्स को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ताकि वहां पर सारे अपडेट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्केड्यूल जो है वो चेक कर लेना कम्युनिटी पोस्ट में। और बाकी से बढ़िया कमेंट करके बताओ तुम्हारे हालचाल क्या है और तुम्हें कैसा लगा वीडियो, ठीक है। कमेंट ढेर सारे करना, जितने हो सके उतने कमेंट करना ताकि वीडियो जो है वो सर्च में ऊपर आता जाए और काफी सारे लोग इसको देख पाए और काफी जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर सेट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।